बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी रेलिवेंट टू द टॉपिक्स, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें हमने सेल डिवीजन्स की बात की कि सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं, किन स्टेजेस से वो गुजरते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं। ये तमाम चीजें हमने आज से पहले डिस्कस की थी। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम सेल डेथ से रेलिवेंट बात करेंगे। यानी आप एक हवाले से कह लीजिए कि सेल के एरर्स की डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं, जो आपको बड़े ही डिटेल में समझाए जाएंगे। देखिए, सेल डेथ जो है स्टूडेंट्स, वो दो तरह से होती है, जो कि हमारे सिलेबस में हमें प्रोवाइड की गई है। द फर्स्ट वन इज एपोप्टोसिस, द सेकेंड वन इज नेक्रोसिस। स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस में हम सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उस प्रोसेस को देखेंगे जिस प्रोसेस के थ्रू एपोप्टोसिस के थ्रू हम ये देखेंगे कि कैसे सेल की डेथ होती है, और हम ये भी देखेंगे कि क्या उस डेथ की वजह से जो उसके सराउंडिंग सेल्स हैं उन पे कुछ इफेक्ट होता है। और लास्ट में हम एडवांटेज की बात करेंगे कि क्या एपोप्टोसिस, जो कि बेसिकली एक सेल डेथ का प्रोसेस है, क्या इसका हमारी बॉडी में हमारे लिए कोई एडवांटेज है कि नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम नेक्रोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, और उसी तरह प्रोसेस और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या वो किसी दूसरे सेल पर इफेक्ट करता है नेक्रोसिस के नहीं। लेकिन एक चीज ज़हन नशीन कर लीजिए कि नेक्रोसिस जो है इसका हमें बेनिफिट कोई नहीं होता, बल्कि इसका हमें लॉस, नुकसान होता है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस क्या है, आइए इसे स्टार्ट करते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशन से। तो स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस के बारे में बताया गया कि बेसिकली इट इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जो सेल्स प्रोग्राम्ड हुए होते हैं, जो नेचुरली तौर पे जिनकी डेथ होती है, वो प्रोग्राम्ड सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास एक सेल होता है, और आप ये जानते हैं कि सेल की अगर आपने शेप को मेंटेन या चेंज करना है तो आप उसके लिए राब्ता करते हैं साइटोस्केलेटन के साथ। साइटोस्केलेटन बेसिकली एक नॉन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर है जो कि सेल में पाया जाता है। ठीक है,
और इसी का काम होता है सेल की शेप को मेंटेन करना और सेल की ही शेप को चेंज करना। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर यह होगा कि इस सेल में एक एंजाइम आएगा और वो एंजाइम इसके सेल की जो शेप है उस सेल की शेप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, या आप समझ लीजिए डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगी सेल में। उन चेंजेस में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें जो सेल की शेप है वो नजर आएगी चेंज होती है, यानी इरेगुलर शेप बन जाएगी सेल की। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूं कैसे। दूसरे नंबर पे इरेगुलर शेप होने के अलावा जितना भी इसमें मौजूद क्रोमाटिन मटेरियल है या आप क्रोमाटिड कह सकते हैं, वो सारे के सारे लूज होकर स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और सेल की इरेगुलरिटी शेप में एड अप होना शुरू हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएगा सारे के सारे क्रोमोसोम, क्योंकि एंजाइम आके जब सेल के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, शेप तो खराब होगी लेकिन उसके साथ सेंटर में मौजूद न्यूक्लियर इन्वेलप और उसमें मौजूद क्रोमाटिन्स वो भी स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे। अब एक बात आप यहां पे नोट कर रहे हैं कि मैंने यहां पे क्रोमाटिन लिखा, क्योंकि बेसिकली ये सेल डिवीजन की स्टेज पर नहीं है, इसीलिए इसमें हम जो टर्मिनोलॉजी लिखेंगे वो क्रोमाटिन या क्रोमाटिड की होगी। ठीक है, बहरहाल ये स्प्रेड हो जाएंगे तो ये चेंजेस आएंगी। इसमें आप देख लीजिए कुछ सेल की शेप जो थी वो राउंडेड शेप थी ऐसे, लेकिन इसमें इरेगुलरिटी आ जाएगी, कुछ ऐसे करके आप देख लीजिए इरेगुलरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, आप कह सकते हैं इस तरह की इरेगुलरिटी आ जाएगी। और इस इरेगुलरिटी के साथ इस सेल के अंदर मौजूद जो क्रोमाटिन मटेरियल था वो ऐसे स्प्लिट होकर इन आउटग्रोथ्स में चला जाएगा। देखिए, इन आउटग्रोथ्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये जो आउटग्रोथ बनेगी बेसिकली, जो कि जिसको हम इरेगुलर शेप कह रहे हैं, ये इरेगुलर शेप बेसिकली एक आउटग्रोथ है कि सेल बाहर की तरफ ग्रोथ करने लग गया और ये एक किस्म का बड बनना शुरू हो गया। बर्ड के बारे में भी हम डिस्कस करके आए हुए हैं कि बर्ड क्या होता है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स यहां पे जो बर्ड बनेंगे, इन बर्ड्स को हम एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी देते हैं विच इज ब्लेब्स। क्या टर्म देते हैं? ब्लेब्स। ठीक है, इधर आपने टर्मिनोलॉजीज को अंडरलाइन करना है, आपको हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो ब्लेब्स हैं जब तक ये इधर इरेगुलर शेप के साथ अटैच है तो ये बर्ड की सूरत हाल में है या बर्ड की तरह है, लेकिन जब यहां से ये स्प्लिट ऑफ होती हैं, स्प्लिट ऑफ से मुराद आप कह लीजिए टूट के अलग होंगी, ऐसे एक बर्ड अलग हो जाएगा, तो ये बेसिकली एक एपोप्टोइक बॉडी कहलाएगी, क्योंकि एक से ज्यादा ने अलग होने हैं, इसलिए ये क्या बना देंगे? एपोप्टोइक बॉडीज। एपोप्टोइक बॉडीज। ठीक है, सॉरी एपोप्टोटिक, टॉइक नहीं होगा, एपोप्टोटिक बॉडीज, क्योंकि हमारा प्रोसेस का नाम क्या है? एपोप्टोसिस। ठीक है, अच्छा जी, तो ये स्प्लिट होकर सेपरेट बॉडीज बनना इस तरह की शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और ये अब क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे एक सेल के साथ दूसरा सेल अटैच होता है, तो जैसे ही ये एपोप्टोटिक बॉडी बनेगी तो इस एपोप्टोटिक बॉडी को फैगोसाइटोस्ट कर लिया जाएगा या फैगोसाइटोसिस हो जाएगी इनमें बाय अदर सेल्स, यानी दूसरे सेल्स जो है इनको बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस इंगल्फ कर लेंगे। ठीक है, अब फैगोसाइटोसिस क्या है? तो आपने स्टूडेंट्स 4th चैप्टर में पढ़ा था एंडोसाइटोसिस। किसी भी चीज को जब सेल इंगल्फ करता है तो इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं। इट हैज 2 टाइप्स,
फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो बेसिकली फेगोसाइटोसिस क्या होता है, जब कोई बॉडी या कोई मटेरियल अगर सॉलिड स्ट्रक्चर में सेल इनगल्फ करे तो उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स जो हमारा बर्ड जो कि इरेगुलर शेप पे बनी हुई बॉडी है जिसे ब्लेब का नाम दिया गया है या प्लूरल में हम ब्लेब्स कहेंगे, जब वो सेपरेट होगा तो हम उसको एपोप्टोटिक बॉडी का नाम देंगे और वो एपोप्टोटिक बॉडी जो है वो अदर सेल इंगल्फ करेंगे। क्योंकि वो एपोप्टोटिक बॉडी सॉलिड स्ट्रक्चर है तो हम ये कहेंगे कि दूसरे सेल्स जो हैं बेसिकली वो फेगोसाइटोस्ट करेंगे उस एपोप्टोटिक बॉडी को। फेगोसाइटोस्ट का मतलब क्या है कि बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस वो उसको इंगल्फ करेंगे। ठीक है, अब इसकी इंगल्फिंग प्रोसेस की वजह से जाहिरी सी बात है वो जो केमिकल था एंजाइम और वो ब्रेक डाउन जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो बर्ड जब दूसरे सेल में जाएगा तो जाहिरी सी बात है उस सेल पर भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट्स ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी जो बताई गई। इसके अलावा एडवांटेज है, एडवांटेज हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि एडवांटेज जो लिखी गई है मुझे उसकी रिजेंबलनेस पर आपको एक एग्जांपल भी देनी है, इसीलिए अगर पहले समझा दिया तो डिटेल ज्यादा हो जाएगी। पहले हम रीडिंग देख लेते हैं। आ जाइए जी एपोप्टोसिस पर, पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक पे 102 है। Apoptosis is one of the main types of programmed cell death। यानी जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, नेचुरल सेल डेथ होती है, उनकी कई टाइप्स में से जो मेन टाइप है वो एपोप्टोसिस है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, यहां तक स्टूडेंट्स आपकी डेफिनेशन है सिंपल सी। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनाएंगे और उसमें एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, वो क्या है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस, जब एपोप्टोसिस हो रही होती है, सेल श्रिंक्स एंड बिकम राउंडेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ स्केलेटन बाय एंजाइम्स। यानी एंजाइम्स की वजह से सेल में मौजूद साइटोस्केलेटन जो होता है, जो कि बेसिकली सेल की शेप को मेंटेन रखता है, वो टूट जाता है, जिसकी वजह से सेल की शेप मेंटेन नहीं रहती, वो इम्बैलेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? इम्बैलेंस। और वो उसने बताया कि राउंडेड हो जाएगा, सेल श्रिंक्स हो जाएगा। इट्स क्रोमेटिन अंडरगोस कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स। जाहिर सी बात है क्रोमेटिन मटेरियल मिक्सअप होगा और न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। इस तरह इन दिस वे न्यूक्लियस स्प्रेड्स इन दी फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज। मतलब कि वो जो अंदर मौजूद क्रोमेटिन्स कंडेंस हुए हैं डिस्क्रीट, वो क्रोमेटिन सारे के सारे सेपरेटली जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे और अलग अलग बॉडीज में जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मेक्स फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज। ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स नोन एज ब्लेब्स। अब जो सेल मेम्ब्रेन होगी जिस तरह ये आपके सामने है, यहां पे इरेगुलर शेप पे बर्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे जिन्हें हम क्या नाम देंगे? ब्लेब्स। ठीक है, ब्लेब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम दी सेल, ब्रेक ऑफ टूट कर या स्प्लिट ऑफ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे सेल से, एंड आर नाउ कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। इनको क्या नाम दिया जाएगा? एपोप्टोटिक बॉडीज, which are then phagocytosed, यानी जो phagocytosed होंगे by other cells, यानी दूसरे सेल्स उनको सॉलिड स्ट्रक्चर को इंगल्फ कर लेंगे। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आपके मौजूद एपोप्टोसिस की एक्सप्लेनेशन। अब आप यहां पे ऑक्यूरेंस की हेडिंग बनाएंगे कि कहां पर एपोप्टोसिस अकर हो सकती है, पोजीशन क्या होगी बॉडी में। तो उन्होंने बताया एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड, जब आपका सेल डैमेज हुआ है, और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशंस, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इस बेस पर। बेसिकली इसकी वजह से आपके ब्रेन सेल्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जो आपके बाकी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर सकता है। ये एक लाइन आपकी ऑक्यूरेंस की है।
अब आप प्रिवेंशन की हेडिंग बनाएंगे। यहाँ पे प्रिवेंशन यानी आप बचाव कैसे कर सकते हैं। एपोप्टोसिस रिमूव्स द डैमेज सेल, इसकी वजह से बहुत से डैमेज सेल रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स, प्रिवेंशन का तरीका क्या है, इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएं, या प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, कि आपका जो इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड होने से रोका जाए। ये प्रिवेंशंस को अगर आप क्या कहते हैं गेट कर सकते हैं, देन आप इस प्रोसेस से गुजर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा एपोप्टोसिस का नुकसान तो है प्रोग्राम सेल डेथ करवाना, लेकिन कहीं पर इसका यूज भी है। जैसे डैमेज सेल को अगर ये रिमूव करवाएगा तो वो आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। आगे अब उन्होंने एक एडवांटेज जो है वो बताया है। उस एडवांटेज को बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं स्टूडेंट्स। आपने जो फ्रॉग है, फ्रॉग के पॉ को देखा है, पॉ यानी उसका जो पंजा है, आपने देखा होगा कि फ्रॉग की जो लेग्स हैं या उसके हैंड्स जो होते हैं उनमें लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, यानी उनकी फिंगर्स उन टिश्यूज के साथ ऐसे अटैच होती हैं, बिल्कुल ऐसे होती हैं, ऐसे अटैच होती है, उनमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता, ठीक है। क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स वहां पर प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती और वो फ्रॉग के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली जंपिंग करनी होती है और लेग्स और हैंड दोनों का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे में ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स में बेसिकली ये जो हमारी फिंगर्स है बाय बर्थ ये ऐसी होती है, बाय बर्थ नहीं बल्कि ड्यूरिंग बर्थ हम कहेंगे, लेकिन उसी बर्थ के प्रोसेस में कुछ प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है और ये हमारी फिंगर्स के जो हमारी फिंगर्स हैं या डिजिट्स हैं ये ऐसे करके एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये ऐसा नहीं होता। कभी आपने देखा होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, कोई रिलेटिव होगा जिसके एक हैंड में 5 फिंगर्स नहीं होंगी, बल्कि एक एडिशनल आप देखेंगे उसकी एक फिंगर आ रही होगी और वो एडिशनल फिंगर जो है वो बिल्कुल अटैच होगी दूसरी फिंगर के साथ। अब वो जो एडिशनल फिंगर है वो तो बेसिकली स्टूडेंट्स माइटोसिस के प्रोसेस की वजह से है, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें वो जो अटैचमेंट इतनी ज्यादा होगी कि वो फिंगर्स ऐसे होंगी, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होंगी, तो आप ये कहेंगे कि वहां पे एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं हुई, प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं हुई, ठीक है। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस जहां तक हमने छोड़ा था वहां पे अब आप एडवांटेज की हेडिंग बनाएंगे। तो देखिए आपके पास क्या हेडिंग्स होगी। सबसे पहले आप एपोप्टोसिस की हेडिंग में डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर ऑकरेंस लिखेंगे, फिर आप प्रिवेंशंस लिखेंगे और लास्ट पे 5वीं हेडिंग आपके पास क्या आती है, एडवांटेज। सॉरी, एडवांटेज देखिए, एपोप्टोसिस आल्सो गिव्स एडवांटेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के वक्त जो है ये एडवांटेज देती है। हमने डेवलपमेंट के वक्त जो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था वो इसी चैप्टर 5 में हमने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में पढ़ा था, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, वहां पे इसका रोल है। इन्होंने क्या एग्जांपल दीजिए, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, जब फिंगर्स की फॉर्मेशन होती है, फिंगर्स बनती है, द सेल्स बिटवीन देम अंडरगो एपोप्टोसिस एंड द डिजिट्स सेपरेट, यानी जो डिजिट्स होती हैं, डिजिट से मुराद आप फिंगर्स कह लीजिए, ये एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो जी स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा एपोप्टोसिस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्रोसिस की तरफ, लेकिन ये याद रखिए नेक्रोसिस में बेनिफिट कोई नहीं होता जैसे एपोप्टोसिस में है। नेक्रोसिस के बारे में डेफिनेशन को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो डेफिनेशन क्या है जी, बेसिकली इट इज द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द सेल और सेल्स, यानी सेल्स की एक्सीडेंटल डेथ होना, एक्सीडेंटली उनकी डेथ होना, ये नेक्रोसिस में आता है, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ कैसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल कैंसर है पेशेंट को या किसी किस्म की इंजरी है एटसेट्रा, इस तरह की कंडीशंस में जो है स्टूडेंट्स ये नेक्रोसिस कंसीडर होती है, ठीक है।
और ये भी याद रखिएगा कि नेक्रोसिस जो होती है बेसिकली इट इज लेस सीक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। ये कम सीक्वेंट होती है, सीक्वेंस फॉर्म में होती है एपोप्टोसिस की निस्बत। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्रोसिस में अब क्या होता है, तो नेक्रोसिस की भी कहानी कुछ रिलेटेड है एपोप्टोसिस में, एपोप्टोसिस से कुछ रिलेटेड है, मोस्टली डिफरेंट है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्रोसिस में जो सेल है, सेल में लाइसोसोम मौजूद होता है। लाइसोसोम बेसिकली एक ऑर्गेनेल है और इस ऑर्गेनेल के बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है चैप्टर 4 में। इस लाइसोसोम में से एक स्पेशल एंजाइम रिलीज होता है और उसी एंजाइम की बदौलत जो है वो बेसिकली नेक्रोसिस अकर होती है। ठीक है, सेल में चेंजेस आती हैं, वो एंजाइम उसमें चेंजेस लेकर आता है। दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि जब एक सेल नेक्रोसिस के प्रोसेस से गुजरता है तो वो सेल बेसिकली कुछ हार्मफुल केमिकल रिलीज करता है। अब हार्मफुल केमिकल क्यों रिलीज होंगे, उसकी रीजन ये है कि बेसिकली जो एंजाइम निकला है वो लाइसोसोम में से निकला है और लाइसोसोम में बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं? डाइजेस्टिव। ये हमने थ्योरेटिकली भी रीड किया हुआ है। तो इस वजह से कुछ हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं और ये हार्मफुल केमिकल रिलीज होके अदर सेल्स के ऊपर यानी दूसरे सेल्स के ऊपर अपना इफेक्ट, अपना असर रखते हैं। ठीक है, और कुछ रीजंस है इसके अलावा भी नेक्रोसिस होने की। जैसे हमने 2 सिंपल रीजंस पढ़ी कि जी कैंसर हो सकता है, इंजरी हो सकती है। एक रीजन इंटरेस्टिंग है, मैं ऐड करना चाहूंगा, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और एक न्यू टर्मिनोलॉजी है। इसको हाइपोक्सिक पढ़ते हैं, हाइपोक्सिक लिखा हुआ है। ठीक है, प्लूरल में हाइपोक्सिया है, सिंगुलर में हाइपोक्सिक है। तो उन्होंने क्योंकि सिंगुलर ही राइट किया है तो हम सिंगुलर को ही देखेंगे, हाइपोक्सिक। हाइपोक्सिक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स के सेल्स तक प्रॉपर वे में ऑक्सीजन का ना पहुंचना। ठीक है, इस वजह से सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलाइसिस, इस तरह के कुछ प्रोसेसेस हैं जो परफॉर्म नहीं होंगे। अगर वो परफॉर्म नहीं होंगे तो उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी सेल जो है वो नेक्रोसिस की स्टेट में जा सकता है। नेक्रोसिस नामी प्रॉब्लम उस सेल में आ सकती है। पेज नंबर 103 है स्टूडेंट्स, नेक्रोसिस इज द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द सेल्स एंड लिविंग टिश्यूज। ठीक है, लिविंग टिश्यूज से मुराद एक से ज्यादा सेल्स। नेक्रोसिस इज लेस सीक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस। अब ये आपने जो एपोप्टोसिस तक लिखा, ये आपकी डेफिनेशन कंसीडर की जाएगी। अब आप यहां पे कॉजेज की हेडिंग बनाएंगे और कॉजेज का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस इंक्लूडिंग इंजरी, आपको चोट लगी है, इंफेक्शन हुआ है, कैंसर एटसेट्रा। नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज गिवन हाइपोक्सिक विद लेस ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। सेल्स तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के अलावा सफोकेशन नामी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, घुटन हो सकती है और सेल डेथ तो होगी ही होगी। ठीक है, अब प्रोसेस आता है जी। प्रोसेस क्या है? ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फ्रॉम लाइसोसोम्स। लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक करेगा सेलुलर कंपोनेंट्स को। अब आप ये सोच रहे हैं इधर क्यों एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो स्टूडेंट्स जो फंक्शनिंग
एंजाइम ने वहां पे परफॉर्म करवाई एपोप्टोसिस में, वही फंक्शनिंग जो पहला स्टेप था कि एंजाइम्स उसके सेलुलर कंपोनेंट्स को तोड़ेगा, क्योंकि बेसिकली एंजाइम का काम ही क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवाना, उनकी स्पीड अप को फास्ट करना, ठीक है। एंड आल्सो बी रिलीज्ड आउटसाइड सेल टू ब्रेक सराउंडिंग सेल्स। अब क्योंकि ये स्पेशल एंजाइम है, दूसरा मैंने आपको बताया क्योंकि ये लाइसोसोम में से निकलने वाला एंजाइम है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये आपको पहले बताया कौन सा एंजाइम है, डाइजेस्टिव। तो जाहिर सी बात है, जब ये एक सेल की डाइजेशन कर चुका होगा नेगेटिव सेंस में यानी नेक्रोसिस, तो ये बाहर निकल के दूसरे सेल्स के ऊपर भी अपना इफेक्ट, अपना असर प्रॉपरली शो करने की कोशिश करेगा। और जब ऐसा होगा तो उसकी वजह से जो उसके सराउंडिंग सेल्स है, उन सराउंडिंग सेल्स पे भी बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट होगा। आगे कहा जा रहा है जी कि सेल दैट डाई बाय नेक्रोसिस दे आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स दैट डैमेज अदर सेल्स। यानी जो नेक्रोसिस की वजह से सेल डिस्ट्रॉय होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, डेथ के बाद वो सेल कुछ केमिकल रिलीज करेगा, वो केमिकल्स जो है वो सराउंडिंग सेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करेंगे, इफेक्ट शो करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इफेक्ट शो होगा और बाकी सेल्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान मिलेगा, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट्स एक बात यहां पे जो याद रखनी है वो क्या है कि अगर आपकी बॉडी पर कोई कट लगता है, कोई वॉन्ड है, तो बेसिकली वो कट की रीजन आपकी वहां पर नेक्रोसिस अकर हो चुकी है, वहां पे जितने सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है। और सेल के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हम ये कहते हैं कि जी यहां पे नेक्रोसिस हुई है, क्योंकि वो एक किस्म की इंजरी कंसीडर होगी, ठीक है। लेकिन यहां पे अल्लाह की कुदरत देखिए कि नेक्रोसिस के बाद, यानी अगर इंजरी हुई है आप उसको नेक्रोसिस में काउंट कर रहे हैं, तो उसके बाद माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। माइटोसिस के प्रोसेस में जहां पे स्टूडेंट्स आपको इंजरी हुई थी, आपका वॉन्ड बना हुआ था, जख्म बना हुआ था, वहां पे माइटोसिस अकर होगी। माइटोसिस की प्रोसेस की वजह से वहां पे सेल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, सेल्स बनेंगे, और जितने सेल्स बनेंगे उतना ही ज्यादा स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाएंगे और दोबारा से स्किन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सारी वर्किंग स्टूडेंट्स हम देखते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होती है। लेकिन क्योंकि हम सेल डेथ पे बात कर रहे हैं तो हम प्रोमोट इस वक्त नेक्रोसिस को करेंगे, ठीक है। नीचे आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। स्पाइडर बाइट आल्सो कॉज नेक्रोसिस इन सम एरियाज। अगर आपको स्पाइडर ने बाइट किया है, ठीक है, तो उसके बाइट करने की वजह से कुछ जगहों पर आपको नेक्रोसिस होगी, जहां जहां वो एसिड जो कि उसकी बाइट से आपकी बॉडी में एंटर हुआ है उसका इफेक्ट होगा। इसके अलावा यह कहा जा रहा है स्टूडेंट्स के नेक्रोसिस में बी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू अ वॉन्ड साइट। अगर कहीं पर आपकी बॉडी के ऊपर जख्म बना हुआ है, आप उसकी प्रॉपर लुक आफ्टरिंग नहीं कर रहे, आप उसकी केयर नहीं कर रहे, तो केयर ना करने की वजह से उस वॉन्ड पर बेसिकली क्या अकर हो सकती है, नेक्रोसिस। वो उस वॉन्ड को तो खराब करेगी ही करेगी, नेक्रोसिस के प्रोसेस से वो वॉन्ड खराब होगा ही होगा, लेकिन उसके सराउंडिंग जो पार्ट है बेसिकली उन पे भी बहुत ज्यादा क्या होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेल डेथ से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। द फर्स्ट वन इज द एपोप्टोसिस एंड द सेकंड वन इज नेक्रोसिस। हमने स्टूडेंट्स इनको डिटेल में समझा, अच्छी तरह इन्हें पढ़ा। तो यहां तक स्टूडेंट्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 5 आज कंप्लीट होता है। जहां तक बात स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की है, तो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है वो स्टेटमेंट्स वाले लॉन्ग एमसीक्यूज है। आपने स्टूडेंट्स उन एमसीक्यूज को रीड करके खुद कंप्लीट करना है, क्योंकि उनको प्रॉपरली रीड करने के बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सके। लेकिन आपको एक एडवाइस की जा रही है मेरी तरफ से, और वो ये एडवाइस क्या है कि आप स्टूडेंट्स कोशिश करें कि जितने आप इंटरनल एमसीक्यूज इस चैप्टर के बना सकते हैं आप बनाएं। क्यों?
क्योंकि इंटरनल एमसीक्यूज इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, विच वन इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस 1। तो आपको पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट फेज जो है मियोसिस 1 का वो प्रोफेज 1 है। ठीक है, इस तरह अगर आप इंटरनल एमसीक्यूज बनाते हैं इस चैप्टर के तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इसमें से एमसीक्यूज आप फिर अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे और लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो आपको मैं साथ साथ गाइड करता आया था चैप्टर में। अगर उसके अलावा फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो जो आपको ना समझ आ रही हो या कोई एमसीक्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है। आप उसमें टेक्स्ट मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। होपफुली आपको उसका आंसर मिलेगा। अभी के लिए मैं स्टूडेंट्स इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।